क्लास 8 चैप्टर 4 का जो है चाप वलय और वायु प्रवाह का जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसका मैं चुनाव किया हूँ। महत्वपूर्ण यूनिट टेस्ट के लिए भी है। सारे प्रश्नों को अलग किया हूँ, तो देख लीजिए। इसमें पहले प्रश्नों से हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए जो है भूमध्य रेखीय अंचल का विस्तार कितने डिग्री से कितने डिग्री अक्षांश के बीच, मतलब कि भूमध्य रेखा का जो विस्तार है वो कितना डिग्री से कितना डिग्री के बीच में है। तो देखिए 0 डिग्री से 5 डिग्री अक्षांश के बीच में ये क्या है, भूमध्य रेखीय अंचल का विस्तार है। अब देखिए ध्रुवीय अंचल के विस्तार को लिखो। ध्रुवीय अंचल का विस्तार का बात करें तो 80 से 90 डिग्री के अक्षांश के मध्य है। अब उसके बाद देखिए ये जो है ITCZ का पूरा नाम भूमध्य रेखीय अभिसरण अंचल, इंटरट्रॉपिक कन्वेंस जोन है ना, जून। पृथ्वी के धरातल पर कुल कितने वायुदाब की पेटियां हैं। देखिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कितनी है वायुदाब पेटियां, 7 वायुदाब पेटियां हैं। तो ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन, कर्क संक्रांति कब मनाया जाता है। देखिए कर्क संक्रांति 7 जून को मनाया जाता है। ये 1 नंबर के लिए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, मकर संक्रांति कब मनाया जाता है। मकर संक्रांति 22 दिसंबर को मनाया जाता है। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, कर्क रेखा में किस ऋतु में वर्षा। ऐसे देखिए इसमें पूछ सकता है कि कर्क रेखा के क्षेत्र में किस ऋतु में वर्षा होती है। तो वहां पे क्या होता है, ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होती है। जबकि दक्षिणायन क्षेत्र में वर्षा किस ऋतु में, दक्षिणायन में जो होती है वो देखिए शीतकाल में होती है। क्या होता है, शीतकाल में। ये 2 बार हो गया तो शीतकाल में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शीतकाल में। वायुदाब या वलय किसे कहते हैं। ये देखिए वायुदाब और वलय ये जो है 2 नंबर के लिए है, और ये बहुत ही आप लोगों को याद कर लेना है क्योंकि बहुत ही ये इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, पृथ्वी पृष्ठ के ऊपरी निर्दिष्ट समधर्मी वायु स्तर अनुभूमि रूप से प्राय 1000 किलोमीटर तक जुड़े पृथ्वी के कुछ वलय के आकार में वेस्टर्न करके है, इसे ही वायुदाब या वलय कहते हैं। इतना लिख दीजिएगा तो हो जाएगा। अब देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ जो है देखिए सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, भूमध्य रेखा अंचल किसे कहते हैं। भूमध्य रेखा अंचल किसे कहते हैं। देखिए भूमध्य रेखा के दोनों ओर 0 डिग्री से 5 डिग्री अक्षांश रेखा के मध्य विस्तृत अंचल या क्षेत्र को भूमध्य रेखीय अंचल कहते हैं। उसके देखिए कर्क व मकर रेखीय अंचल किसे कहते हैं। ये देखिए ये क्या है कि ऊपर की तरफ और ये नीचे की तरफ, इसलिए कर्क और मकर दोनों का अलग अलग नाम है लेकिन एक ही डिग्री पे है। ठीक है, तो ये देखिए उत्तरी ध्रुव में जो है कर्क रेखा है और दक्षिणी ध्रुव में क्या है, मकर रेखा है। तो 25 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांश रेखा के मध्य वर्ती अंचल को क्रमशः कर्क व मकर रेखा अंचल कहते हैं। अगर जाकर ये आप लोग अलग अलग पूछ दे, जैसे कर्क रेखा अंचल किसे कहते हैं, तो क्या लिखा गया, उत्तरी गोलार्ध में 25 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांश के मध्य अंचल को कर्क रेखीय अंचल कहा जाता है। अगर मकर का पूछेगा तो दक्षिणी गोलार्ध में 25 से 35 डिग्री अक्षांश रेखा के मध्य अंचल को मकर रेखीय अंचल कहा जाता है। इतना लिखिएगा तो हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है ध्रुवीय अंचल की सृष्टि क्यों होती है। ध्रुवीय अंचल की सृष्टि क्यों होती है। 2 गोलार्ध में 80 डिग्री से 90 डिग्री के अक्षांश रेखा के मध्यवर्ती ध्रुवीय अंचल को वायुचाप वलय की सृष्टि होती है। मतलब ये जो है अंचल इसमें ही होती है। उसके बाद देखिए अगला जो क्वेश्चन है 13वां नंबर क्वेश्चन, देखिए केंद्र बहिमुखी बल के बारे में क्या जानते हैं। मतलब ये देखिए दोनों गोलार्ध, अब दोनों ऐसे घूरते हुए केंद्र के थोड़े बाहर की ओर झुक जाती है। यहाँ केंद्र से बाहर की तरफ केंद्र बहुमुखी बल के प्रभाव से पीछे हो जाती है। अब देखिए क्या होता है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं थोड़ा सा। तो ये जैसे कि देखिए ये केंद्र हुआ, मान लीजिए ये केंद्र है। ठीक है, तो इसका क्या होगा, बाहर की तरफ झुक लेगा। ये चारों तरफ है ना, बाहर की तरफ झुक जाएगा। ये क्या हो जाएगा, बाहर की तरफ। ये अंदर की तरफ नहीं होगा बल्कि बाहर की तरफ। जैसे कि बच्चे देखिए, बच्चे हाथ पकड़ कर घूमते हैं तो वो क्या होते हैं, बाहर की तरफ घूमते हैं। हाँ, तो उसी को बाहर की ओर झुक जाना कहते हैं। उसके बाद देखिए जैसे कि दिया है कोरियोलिस बल किसे कहते हैं। कोरियोलिस बल किसे कहता है। देखिए पृथ्वी के आवर्तन या घूर्णन गति के कारण पृथ्वी के ऊपर स्थित किसी स्वच्छंद गतिशील
वस्तु के ऊपर एक प्रकार का बल प्रभाव डालता है, जिससे वस्तु की दिशा परिवर्तित हो जाती है। इस दिशा परिवर्तनकारी बल को कोरियोलिस बल कहते हैं। कोरियोलिस बल कहते हैं। तो इतना ही है, इसमें तो और नहीं है। अब देखिए 15वां नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। फेरल सूत्र या फेरल का नियम किसे कहते हैं? देखिए, उच्च वायुचाप से निम्न वायुचाप की ओर प्रवाहित होने वाली वायु सीधे प्रवाहित न होकर उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर घड़ी के कांटे की विपरीत दिशा में एवं दक्षिणी गोलार्ध में बार्थी की ओर, मतलब घड़ी के कांटे की दिशा में मुड़ जाती है। मौसम वैज्ञानिक यूलियम फेरेल ने सर्वप्रथम इस तथ्य का उल्लेख किया था। इस कारण इसे फेरेल सूत्र या फेरेल का नियम कहा जाता है। उसके बाद देखिए जो है महत्वपूर्ण है ये अस्थाई या नियत वायु किसे कहता है? अस्थाई मतलब क्या है? परमानेंट, उसी दिशा में बहते रहेगा, है ना। तो देखिए जैसे कि भूपृष्ठ पर संपूर्ण वर्ष समानांतराल पर एक ही दिशा में एक ही गति से प्रवाहित होने वाली वायु को स्थलीय या नियत वायु कहते हैं। इतना लिख दीजिएगा तो हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला और बढ़ते हैं, जैसे कि 17वां नंबर क्वेश्चन, व्यापारिक वायु किसे कहते हैं? संपूर्ण वर्ष नियमित रूप से कर्क और मकर रेखा उच्च वायुचाप से मध्य रेखीय निम्न वायुचाप की पेटी की ओर प्रवाहित वाली वायु को व्यापारिक वायु कहते हैं। देखिए उसके बाद देखिए व्यापारिक वायु हो गया। पछुआ या पश्चिमी वायु किसे कहते हैं? देखिए कर्क व मकर रेखा उच्च वायु चाप वलय से यथाक्रम सुमेरु वृत्त या कुमेरु वृत्त प्रदेश के निम्न वायुचाप वलय की ओर प्रवाहित होने वाली वायु को पछुआ वायु या पश्चिमी वायु कहते हैं। उसके बाद देखिए ये जो 19वां नंबर है, गरजने वाली चालीसा किसे कहते हैं? 40 डिग्री अक्षांश रेखा के पास पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली वायु आवान करती हुई, आवाज यहाँ पे देखिए आवान हो गया, आवाज करते हुए प्रवाहित होती है, इसीलिए क्या कहते हैं? इसे गर्जन चालीसा कहते हैं। ये देखिए क्रोधो नम्त 50 किसे कहते हैं? देखिए 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा के पास प्रचंड गति से प्रवाहित होने वाली वायु को उन्मंत या उन्मंत ये देखिए ये हो जाएगा क्रोधोमंत पछुआ वायु कहते हैं। देखिए तीक्ष्ण चित्कार वायु साठा किसे कहते हैं? देखिए 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर तेज आवाज के साथ बहती हुई पछुआ वायु को कहते हैं। उसका देखिए सामयिक वायु किसे कहते हैं? सामयिक वायु ये देखिए क्या है? वर्ष में एक निश्चित ऋतु या दिन और रात में एक निश्चित समय में प्रवाहित होने वाली वायु को सामयिक वायु कहते हैं। देखिए उसके बाद है समुद्रीय वायु किसे कहते हैं? समुद्र से स्थल भाग की ओर आने वाली ठंडी वायु प्रवाह होती है, इस वायु को समुद्री वायु कहते हैं। समुद्री वायु कहते हैं। इतना लिख दीजिएगा तो हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए स्थलीय वायु किसे कहते हैं? स्थल भाग के ऊपर उच्च वायु चाप और जल भाग के ऊपर निम्न वायु चाप की स्थिति बन जाती है, जिससे वायु स्थल भाग से जल भाग की ओर बहती है। इस वायु को स्थलीय वायु कहते हैं। अब देखिए मौसमी वायु किसे कहते हैं? दैनिक चक्र में तापमान के घटते बढ़ने से समुद्रीय और स्थलीय वायु की सृष्टि होती है। उसी प्रकार दो विपरीत ऋतुओं के तापमान में अंतर होने से मानसून और मौसमी वायु की सृष्टि होती है। अब देखिए उसके बाद है ग्रीष्मकालीन मौसमी वायु किसे कहते हैं? ग्रीष्म ऋतु में जल वाष्प युक्त वायु समुद्र से स्थल की ओर प्रवाहित होता है। इस वायु को ग्रीष्मकालीन वायु मौसमी वायु कहते हैं। देखिए ये एक्चुअली होता क्या है? ग्रीष्म ऋतु में जलवाष्प युक्त, और जलवाष्प मतलब कि वायु में जो है जल युक्त होता है। वायु समुद्र से स्थल की ओर बहता है। समुद्र में पानी है और उस ओर से बहती है जो स्थल की ओर, उसमें क्या होता है? जलवाष्प की मात्रा होती है, इसलिए इस वायु को ग्रीष्मकालीन मौसमी वायु कहते हैं। उसके बाद देखिए
स्थानीय वायु किसे कहते हैं? पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्र में वर्ष में भिन्न भिन्न समय स्थानीय कारणों से प्रवाहित होने वाली वायु को स्थानीय वायु कहते हैं, मतलब कि लोकल क्षेत्र, लोकल वायु कहते हैं। उसके बाद देखिए शीतकालीन मौसमी वायु किसे कहते हैं? शीतकाल में, अब देखिए क्या है शीतकालीन मौसमी वायु किसे कहते हैं? जब शीतकाल में स्थल भाग की ठंडी सूक्ष्म वायु समुद्र की ओर प्रवाहित होता है, इस वायु को शीतकालीन मौसमी वायु कहते हैं। इतना लिख दीजिएगा तो हो जाएगा। आकस्मिक वायु किसे कहते हैं? आकस्मिक वायु, देखिए आकस्मिक वायु क्या होता है? भूपृष्ठ पर किसी छोटे क्षेत्र में अचानक वायु चापों के बीच अंतर होने से अनियमित रूप से वायु प्रवाहित होने वाली वायु को आकस्मिक वायु कहते हैं। आकस्मिक वायु क्या कहते हैं? देखिए अचानक किसी कारण क्या होता है? वायु प्रभावित होने वाला लगता है, इसी के लिए इसे क्या कहते हैं? आकस्मिक वायु कहते हैं। इतना लिख दीजिएगा तो हो जाएगा। चक्रवात किसे कहते हैं? किसी छोटे क्षेत्र में वायुचाप अचानक कम होने से यहाँ निम्न वायुचाप का केंद्र बन जाता है, किंतु इसके विपरीत बाहर की ओर उच्च वायुचाप की स्थिति रहती है। इस कारण उच्च वायुचाप से तीव्र गति से निम्न वायुचाप के केंद्र की ओर जाती है, इसे चक्रवात वर्षा कहते हैं, चक्रवात कहते हैं। देखिए विपरीत चक्रवात किसे कहते हैं? देखिए किसी स्थान पर वायु का तापमान अचानक कम होने से वायुचाप बढ़ जाती है। अचानक क्या हो गया? तापमान कम हो जाता है और वायुचाप क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। यहाँ केंद्र में उच्च वायुचाप बाहर की ओर, अब देखिए यहाँ पे जो क्या है कि केंद्र से बाहर की ओर निम्न वायुचाप की स्थिति होने से वायु केंद्र की ओर तीव्र गति से प्रवाहित होती है। इस कारण यहाँ विपरीत चक्रवात की स्थिति होती है, इसे ही विपरीत चक्रवात कहते हैं, ऐसे विपरीत चक्रवात कहलाती है। देखिए दूसरा क्वेश्चन, एनाबाइटिक वायु किसे कहते हैं? देखिए दिन के समय सूर्य के ताप के कारण पर्वतीय घाटियों के दोनों ओर की ढालों की वायु जल्द गर्म हो जाती है। इतने जल्द घाटी की वायु गर्म नहीं हो पाती, फलस्वरूप उष्ण और हल्के वायु के पर्वतों के ढाल बराबर नीचे से ऊपर की ओर उठता रहता है। यह वायु की घाटी का वायु जिसका एक और दूसरा नाम है एनाबाइटिक वायु कहते हैं। अब दूसरा देखिए कैटाबाइटिक वायु किसे कहते हैं? रात्रि के समय जल्द से तापमान का विकिरण करके पर्वत के ढाल के ऊपर स्थित वायु ठंडी हो जाती है। इस उच्च दाब के भारी वायु पर्वत ढाल के बराबर ऊपर से नीचे की ओर गिरना शुरू करती है एवं घाटी में रहती है। यह वायु ही पर्वतीय वायु जिसका नाम एक और है कैटाबाइटिक वायु कहते हैं। तो इतना लिख दीजिएगा तो हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए समुद्रीय स्थल वायु की विशेषता को लिखो। देखिए इसका प्रभाव प्रतिदिन होता है। ये सामुद्रिक स्थलीय वायु की विशेषता है, वो प्रतिदिन प्रवाहित होता है। ठीक है, प्रतिदिन निश्चित समय अनुसार से बहती है। ये समय नहीं अंतर होता है, इसमें समय क्या होता है? निश्चित होता है। साधारणतः इन वायु प्रवाह का प्रभाव तटीय क्षेत्र से 150 किलोमीटर की ओर अंचल तक देखा जाता है, मतलब इसका ज़्यादा नहीं होता है, 150 किलोमीटर तक अंचल तक देखा जाता है। देखिए क्या है, वायरस वैलेट सूत्र को लिखो। ये देखिए डच मौसम वैज्ञानिक वायस वैलेट नेशन 1857 ईस्वी में वायुचाप के अंतर एवं वायु प्रवाहों के बीच के संबंध को पहचाना। उनके अनुसार उत्तरी गोलार्ध की वायु जिस दिशा से प्रवाहित होती है उस दिशा में पीछे के ओर मुड़कर खड़े होने से दाईं और उच्च एवं बाईं और निम्न वायुचाप, देखिए वायुचाप की स्थिति होती है। दक्षिणी गोलार्ध में ठीक इसके विपरीत स्थिति होती है। देखिए भूमध्य क्षेत्र के महादेश में पश्चिम से पृथ्वी में अधिकांश मरुस्थल की सृष्टि क्यों है? मतलब कि पश्चिम में क्यों अधिकांश जो है मरुस्थल की सृष्टि हुई है? दोनों गोलार्ध के भूमध्य क्षेत्र में कम उष्ण स्थान की तुलना में ज़्यादा उष्ण अक्षांश रेखा कगी और
आयन वायु प्रवाहित होने के कारण ही इसकी उष्णता बढ़ जाती है। जलीय वाष्प में धारण की क्षमता बढ़ती है। फलस्वरूप यह वायु महादेश के पूर्वी घाटी में वर्षा होने पर भी पश्चिम अंचल में वर्षा नहीं होती है। इसी कारण महादेश में पश्चिम का अधिकांश उष्ण मरुस्थल की सृष्टि हुई है। इतना लिख किया तो हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए 37वां नंबर क्वेश्चन। देखिए भूमध्य रेखीय अंचल की सृष्टि क्यों हुई? एक्चुअली है क्या कारण कि भूमध्य रेखीय अंचल की सृष्टि हुई है? भूमध्य रेखीय अंचल में सूर्य की किरणें संपूर्ण वर्ष लंबवत पड़ने के कारण यहाँ वायु संवाहनीय पद्धति से गर्म होती है। इस अंचल में जल भाग का विस्तार अधिक है। उष्ण वायु में जलवाष्प धारण करने की क्षमता अधिक होने से वायु हल्की हो जाती है। इसका घनत्व कम होता है। यह हल्की वायु प्रसारित होकर ऊपर की ओर उठती है। अब दूसरा नंबर देखिए विशेषता क्या है इसका कि यह उद्गामी वायु पृथ्वी की आवर्तन गति के कारण उत्तर और दक्षिण दिशा में प्रवाहित हो जाती है। इस कारण इस अंचल में वायु का परिमाण कम हो जाता है। उसके बाद देखिए भूमध्य अंचल का शांत वलय के बारे में क्या जानते हो? भूमध्य रेखा का शांत वलय के बारे में क्या जानते हो? देखिए यहाँ जो है क्या देखिए भूमध्य रेखा अंचल में लगातार उष्ण और हल्की वायु सीधी ऊपर की ओर उठती रहती है। इससे यहाँ वायु प्रवाह के उद्गामी स्रोत की स्थिति रहती है। धरातल पर समानांतराल पर वायु प्रवाहित नहीं होती है। इस कारण यहाँ वायु प्रवाह का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। वायु शांत रूप से गतिशील लगती है। इसलिए इस अंचल का नाम भूमध्य रेखीय शांत वलय है। प्राचीन काल में इस अंचल के ऊपर से गुजरने वाले जहाज के मार्ग में व्यवधान के कारण वे रुक जाते थे। नाविक ने इस अंचल को नाम दिया डोलड्रम, जिसका अर्थ है शांत वलय। देखिए अब अगर डोलड्रम के बारे में आया तो आप लोग डोलड्रम में भी इसका ये पूरा लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए ये जो है कि अस्वक्षांश के बारे में क्या जानते हो? देखिए एग्जाम में आप लोग का ये हर बार सेकेंड टेस्ट में पूछ ही लेता है और फाइनल में ये पूछा जाता है कि अस्वक्षांश के बारे में क्या जानते हो? अस्वक्षांश के बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए यूरोप से आने वाले घोड़े से भरे वाणिज्यिक जहाज़ों के पश्चिम भारतीय महाद्वीप के पुंज अमेरिका पहुंचने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। इस स्थिति में जहाज़ के भार को कम करने के लिए एवं आहार की पूर्ति में कमी भी होने से कुछ घोड़े को अटलांटिक महासागर में फेंक दिया जाता था। इस कारण दोनों उष्ण अंचल को अश्व अक्षांश के नाम से अश्व देखिए, क्योंकि यहाँ पे घोड़े को क्या किया जाता था? फेंक दिया जाता था। घोड़े को देखिए ये जो है संस्कृत शब्द में अश्व बोलते हैं, तो इसीलिए क्या इसका नाम पड़ा था अश्व अक्षांश का। एक्चुअली हुआ क्या था, यहाँ पे घोड़े को फेंक दिया जाता था। घोड़े को फेंक दिया जाने के कारण ही इसका नाम क्या पड़ गया था? अश्व अक्षांश। देखिए जो अंतिम क्वेश्चन है ये और महत्वपूर्ण भी है। भूमध्य रेखीय अभिसरण अंचल किसे कहते हैं? उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व की व्यापारिक वायु भूमध्य रेखीय अंचल में मिलती है। इस स्थल को अंत भूमध्य रेखीय अभिसरण अंचल कहते हैं। इतना लिख दीजिएगा तो होगा। इसके साथ ये जो हम लोग का वीडियो है समाप्त होता है, क्योंकि इसमें सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का मैं समाधान कर दिया हूँ।